अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर और उसका नाम है चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू के सारे 8 चैप्टर सब के सब कवर कर चुके। अब हमारा इंटर में रहता है चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13। आज से स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं? इट इज़ मॉडर्न फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। बायोटेक्नोलॉजी एक मॉडर्न फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजी एक एडवांस टेक्निक है। ये एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसी फील्ड है, ये एक स्किल है। आप यूं कह लें कि एक तरह से ये एक साइंटिफिक रिसर्च है, एक ऐसी रिसर्च जिसको हम कहते हैं यूजिंग ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है यूजिंग ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत को बचाने के लिए हम अदर ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करें, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। या इसकी एक डेफिनेशन और बनती है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी, द रिसर्च वर्क, ऐसा रिसर्च वर्क which is called as manipulation of living organisms parts, living organism organs, living organism genes। आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट को मैनिपुलेट कीजिए, अब वो पार्ट ऑर्गन हो कि वो पार्ट जीन हो, फॉर योर डिजायर्ड टास्क, फॉर योर डिजायर्ड टारगेट, उसको हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो अपना टास्क, अपना टारगेट अचीव करने के लिए, अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, उसे हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है। इसका मतलब है कि आप यूँ समझिएगा, बकौल मेंडल के जीन को कहा जाता है जीन, इट इज़ कॉल्ड एज यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटीरियल। Gene called as unit of hereditary material. Gene contain information about all aspects of life. जीन हेरिडिटरी मटेरियल है। जीन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो भी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको जीन कंट्रोल करता है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन है अबाउट लाइफ। और जीन को जीन क्यों कहते हैं? जीन लफ्ज़ निकला है जीनोस से, और जीनोस का मतलब होता है रेस। जीन के बाद एक चीज़ और आती है जिसे हम लोग कहते हैं जीनोम। जीनोम का मतलब है टोटल कलेक्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल में सारी जीन को मिलाएं तो उसे हम जीनोम कहते हैं। और इसी में फिर एक और फील्ड भी आती है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी मॉडर्न फील्ड है बायोलॉजिकल साइंस की जिसके अंदर आप जीन को मैनिपुलेट कीजिए
ताकि आप अपना टारगेट जीन को ले सकें, या आप रिप्लेस कीजिए एबनॉर्मल जीन को फ्रॉम नॉर्मल जीन इन अ डिजीज्ड पेशेंट। इन आर डिजीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है दूसरे ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करना ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए, और जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जीन को आप ऐसे चेंज करें कि आपको जो आपके रिक्वायर्ड टारगेट है वो अचीव हो। सर ये बार बार रिक्वायर्ड टारगेट से क्या मुराद है? हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। अब जिसका लीवर डोनर का निकालेंगे, एक पेशेंट के लिए, एक बेड रिडन सीरियस पेशेंट के लिए हम एक चलते फिरते नॉर्मल लोगों का किडनी या लीवर क्यों निकालें? आप उसके स्टेम सेल्स लेकर, आप उसके सोमैटिक सेल लेकर उसकी क्लोनिंग करके एक न्यू लीवर, न्यू पेनक्रियास, न्यू किडनी को जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम मैनिपुलेशन ऑफ जीन। अब आगे चलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक फील्ड आती है जिसका नाम है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट है और वो है प्रिपरेशन ऑफ आरडीएनए। इसका मतलब है रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बने हैं। फिर नंबर 2 है इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल। फिर आप रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में कैसे डालें। नंबर 3, फिर आपने उसकी रिप्रोडक्शन करनी है, आपने उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ होस्ट सेल which contain rDNA। फिर नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट होस्ट सेल या सिलेक्शन ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट rDNA। इसको पढ़ना लिखना आसान है, मैं आपको बताता हूँ। बिलफर्ज एक डायबिटीज़ का पेशेंट आया, डायबिटीज़ टाइप 1 का, जिसे इंसुलिन की ज़रूरत है, या एक पेशेंट आया ड्वार्फिज्म का जिसे ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत है। तो अब इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन या इन जैसे जितने हार्मोन हैं वो सिर्फ ह्यूमन में बनते हैं। अब हम ह्यूमन से किस तरह से उसको बना कर दें। मैं पढ़ रहा था एक रिसर्च, तो उसमें लिखा था क्रिटिनिज्म की एक ड्वार्फिज्म की एक टेक्निक ऐसी थी कि जिसमें 33 कैडावर डेड बॉडीज को बोलते हैं, 33 कैडावर के पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालकर एक डोज बनाते थे। अब ये काम जेनेटिक इंजीनियरिंग ने आसान कर दिया है। बिलफर्ज ये वो सेल है डोनर का जिसके अंदर जीन है। कौन से डोनर का सेल है? ह्यूमन का। ह्यूमन के कौन सा सेल है? पेनक्रियास का कौन सा सेल है? बीटा सेल, जिसके अंदर आपको मिलेगी इंसुलिन बनाने की जीन। फिर अगर हम देखें आगे तो ये है बैक्टीरिया। ये रहा बैक्टीरिया के अंदर, आपको मालूम है बैक्टीरिया के अंदर होता है प्लाज्मिड का मतलब होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए। आप एक काम कीजिए, इसके अंदर से डीएनए का वो कोड निकालें जिसमें जीन है इंसुलिन की। तो इसमें इंसुलिन की जीन है, ये डीएनए का एक पार्ट है। एक काम कीजिए, आप प्लाज्मिड्स को बाहर निकालें, ये रहे, और इसके ऊपर ऐड कीजिए एंजाइम जिसका नाम है, जिसे हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम।
इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या होगा कि उसके प्लाज्मिड्स के टुकड़े हो जाएंगे ऐसे ऐसे, ये रहे, और ये बन जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं स्टिकी एंड्स। अब आप अपना डीएनए इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ये देखिएगा, और अब बन गया एक तरह से जिसे हम लोग कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। और इसको जोड़ने के लिए जो चीज़ चाहिए है उसको कहते हैं हम, ये स्टिकी एंड्स हैं, आपने इसके साथ बैक्टीरिया का डीएनए डाला तो अब ये कहलाएगा जिसे हम लोग कहते हैं आरडीएनए। इसको हम आरडीएनए क्यों कहते हैं? ये आरडीएनए इसलिए है कि एक तो इसमें बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, दूसरा इसमें ह्यूमन की इंसुलिन की जीन है, और एक्चुअल में एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए लाइगेस एंजाइम, वो इस डीएनए को आपस में बाइंड करता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तोड़ने का काम करता है यहाँ से, ये देखिएगा, और डीएनए लाइगेस एंजाइम इसको जोड़ने का काम करता है। अब ये वापस आप इसको बैक्टीरिया में डाल दीजिए, ये देखें, ये रहा। तो आपने बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया। अब इस बैक्टीरिया की आप मल्टीपल कॉपीज बनाइए, ये देखें, ये रही। हर बैक्टीरिया के अंदर अब जितनी भी कॉपीज बनेंगी क्लोनिंग से, हर बैक्टीरिया के अंदर अब होगा रिकम्बिनेंट डीएनए ऐसे। दिस इज नोन एज हाउ टू प्रिपेयर आरडीएनए। ये पहला प्रोसेस है कि अपने आरडीएनए कैसे बनाएं। ये दूसरा प्रोसेस है इस आरडीएनए को इंसर्ट कैसे किया, इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल, और ये कहलाता है आरडीएनए की आपने बना ली मल्टीपल कॉपीज। और अब सिलेक्ट कीजिए ये वाला बैक्टीरिया जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, और उस बैक्टीरिया, ये वाला बैक्टीरिया जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, इस बैक्टीरिया को अब आप सिलेक्शन कीजिए कि डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स, डिफरेंट किस्म के इनको मीडियम इन्वायरमेंट दें ताकि ये अपने अंदर से उस मीडियम से क्या निकालें, बाहर इंसुलिन निकालें। ये तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ आरडीएनए, ये आरडीएनए प्रिपेयर किया। नंबर 1 इंसर्शन, नंबर 2 इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल, आपने आरडीएनए होस्ट सेल में डाला। नंबर 3 मल्टीपल कॉपीज बनाई, ये देखिएगा, और नंबर 4 सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट डीएनए फॉर द होस्ट सेल। अब मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ। इन सारे प्रोसीजर के लिए आपको एक चीज़ चाहिए होगी जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टर ऑफ जीन, जो जीन को ट्रांसपोर्ट करे फ्रॉम वन लिविंग टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जीन को ट्रांसपोर्ट करे उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। वो वेक्टर कौन कौन हो सकता है? उन वेक्टर में नंबर 1 एक जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स का मतलब है इट इज स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इट इज स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल। ये दुनिया का वो वाहिद डीएनए है जो क्रोमोसोम से बाहर है, और ये किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है बैक्टीरिया में। ये रहा। प्लाज्मिड्स के बाद बुक में लिखा है यू कैन आल्सो बी यूज बैक्टीरियोफेज वायरस। प्लाज्मिड के बाद आप ईस्ट की स्पीशीज को भी ले सकते हैं एज अ वेक्टर।
फिर इसके बाद एक एंजाइम आता है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं एज अ जेनेटिक कटर, साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं एज अ जीन सीजर। ये रहा। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि ये एंजाइम नेचुरल तौर पर सम स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो एंजाइम प्रोटेक्शन करता है बैक्टीरिया की। ये वो एंजाइम है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है अगर उस पर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए। उसको साइंटिस्ट ने एज अ जीन कटर के तौर पर यूज़ किया है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इसके अंदर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि स्टिकी एंड्स किसको कहते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट किसको कहते हैं। अब ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। एक्चुअली होता ये है कि ये है डीएनए का मॉलिक्यूल, ये रहा। अब इसमें ये एडेनिन थायमिन से अटैच है, साइटोसिन ग्वानिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, थायमिन एडेनिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, एडेनिन थायमिन से अटैच है, ग्वानिन साइटोसिन से और थायमिन एडेनिन से। ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। अगर तो हम इस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड करें तो वो ऐसे ऐड होगा कि वो इसके शुरू के इस पोर्शन को और इसके इस पोर्शन को वो हटा देगा। ये रहा। तो अब यूँ समझ लीजिए बैक्टीरिया का ये वाला जो एंड है प्लाज्मिड्स का वो अनपेयर्ड है, और इधर ये जो एंड है ये अनपेयर्ड है। इसको हम लोग कहते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स का मतलब होता है डीएनए का अनपेयर्ड एंड, उसे हम लोग कहते हैं स्टिकी एंड्स। अब आप इसके अंदर कोई भी फॉरेन जीन को कैसे इंसर्ट करेंगे, आप एक तरफ इस पेयर को, एक तरफ इस पेयर को कवर करेंगे। ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन के साथ एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये देखिएगा, एडेनिन थायमिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, थायमिन एडेनिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ। तो इस तरह से हम इस स्टिकी एंड्स को कवर करते हैं फॉरेन जीन को अनपेयर्ड एंड के साथ अटैच करके। फिर दूसरी चीज़, किस तरह से हम इंसर्शन करें, इंसर्शन ऑफ आर डीएनए इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल में इसको कैसे इंसर्ट करें, ये भी बहुत आसान सी बात है, ज़रा सुनिएगा। ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है और इस मीडियम में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ये रहे, और उनके साथ साथ हमने इस मीडियम में डाल दिया रिकम्बिनेंट डीएनए। ये रहा रिकम्बिनेंट डीएनए, मैंने इसके अंदर डाल दिया ऐसे। अब होगा क्या कि आप एक ऐसा मीडियम बनाएं जिसमें ये वाले डीएनए, ये वाले बैक्टीरिया अपटेक कर लें आपके डीएनए, और ये जो डीएनए होंगे रिकम्बिनेंट डीएनए, आपने इसके साथ अटैच करना है एक जीन जिसका नाम है AMPR। AMPR का मतलब होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। सर ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या है? एक्चुअली एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक का नाम है जो बैक्टीरिया को किल करती है। ये
अब होगा ये कि जिसके पास AMPR होगा वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगी फ्रॉम एम्पिसिलिन फ्रॉम एंटीबायोटिक। तो होगा क्या, जिस बैक्टीरिया के पास AMPR होगा, जिस बैक्टीरिया के पास AMPR होगा वो अपने आप को एंटीबायोटिक से बचाएगा। कुछ दिनों बाद हमने देखा, क्योंकि नाउ वी आर डीलिंग विथ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया इज नोन एज स्मॉलेस्ट, बैक्टीरिया इज नोन एज सिंपलेस्ट लिविंग क्रिएचर। अब होगा क्या कि थोड़े दिनों के बाद जब बैक्टीरिया RDNA को अपटेक कर जाए तो कैसे पता चलेगा कौन कौन से बैक्टीरिया ने RDNA को अपटेक किया है। आप उसके ऊपर एम्पिसिलिन की एंटीबायोटिक को, आप उसके अंदर एम्पिसिलिन की एंटीबायोटिक का स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने से ये होगा कि वो वाले बैक्टीरिया मर जाएंगे जिन बैक्टीरिया ने RDNA कैच नहीं किया, और वो वाले बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के स्प्रे के बाद भी जिंदा रहेंगे। इसका मतलब है उन्होंने आपके RDNA को कैप्चर किया था और RDNA में एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस की जीन थी। इसको कहते हैं इंसर्शन ऑफ RDNA इनटू द होस्ट सेल। फिर नेक्स्ट बारी आती है कि कैसे हम सिलेक्शन करें, सिलेक्शन ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट DNA। हम DNA की सिलेक्शन कैसे करें, हम मोस्ट एप्रोप्रिएट होस्ट सेल की सिलेक्शन कैसे करें, उसका एक आइडिया है। ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया है, ये रहा। आपकी RDNA की, इस बैक्टीरिया ने आपके RDNA को अपने अंदर इंसर्ट किया, और याद रखे कि इस मीडियम में, इस आर्टिफिशियल मीडियम में जिसमें आप चाहते हैं कि अपटेक हो जीन की, आप कैल्शियम क्लोराइड का एक स्प्रे कीजिए। कैल्शियम क्लोराइड बैक्टीरिया की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है और बैक्टीरिया के अंदर RDNA बड़ी आसानी से फिर दाखिल हो सकता है। खैर आगे चलते हैं। आपके इस बैक्टीरिया ने भी RDNA ले लिए, आपके इस बैक्टीरिया ने भी RDNA ले लिए। अब होता यह है कि एक बैक्टीरिया में एक एंजाइम है, जीन है, जिसको बोलते हैं XGAL। XGAL एक जीन का नाम है जो कोड करती है अल्फा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम्स को। आप फिर मेरी बात सुनिएगा। XGAL जीन है जो RDNA में पाई जाती है। एक तो पाया जाता है AMPR, एक तो रिकम्बिनेंट DNA में पाया जाता है AMPR, और एक और जीन का इजाफा करते हैं और उसका नाम है XGAL। तो याद रखना, जब हम रिकम्बिनेंट DNA डालते हैं, ये देखिएगा, जब हम रिकम्बिनेंट DNA बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर आपको दो चीज़ें इनके अलावा और मिलेंगी। एक AMPR का मतलब है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और एक जिसे हम लोग कहते हैं XGAL। अब होता यह है कि XGAL जीन अल्फा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम को कोड करता है, और अल्फा ग्लाइकोसाइडेस एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करता है गैलेक्टोज को एक प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट अपने अंदर से वाइट कलर की गैस को प्रोड्यूस करता है। अब होता यूं है कि सारे बैक्टीरिया अपने अंदर से ब्लू कलर की गैस को एक्सक्रीट आउट करते हैं,
अब इसके अंदर भी RDNA, इसके अंदर भी RDNA, AMPR, और ये क्या कहलाता है, XGAL। ये ना, अब पता कैसे चले कि ये बैक्टीरिया के अंदर RDNA एक्टिव हो गया? अगर आपने इस बैक्टीरिया में डाला RDNA, पहले वो ब्लू कलर की गैस निकाल रहा था, RDNA के बाद भी सेम वही गैस अपने अंदर से निकालना शुरू की। इसका मतलब है कि आपके RDNA को बैक्टीरिया ने इनएक्टिव कर दिया। आपके आने से बैक्टीरिया का सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। और अगर हम बात करें इधर, तो इधर आफ्टर इंसर्शन ऑफ RDNA, बैक्टीरिया ने अपने अंदर से वाइट कलर की गैस को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है गैस का कलर चेंज हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपका RDNA इस बैक्टीरिया में आकर एक्टिव हो गया। तो आपको बताने का मकसद है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अनपेयर्ड DNA बनते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं स्टिकी एंड्स। कैल्शियम क्लोराइड से परमेबिलिटी बढ़ती है, और ये वो सिलेक्शन है। अब इसके बाद प्रॉब्लम ये आता है आइसोलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन। इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला आता है वो इस चीज़ का आता है कि अगर हम बात करें यूकैरियोट्स के DNA की, अगर हम बात करें ह्यूमन के DNA की, तो ह्यूमन के DNA में एक नहीं, ह्यूमन के DNA में 2 जीन होते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रॉन, और एक कहलाता है एक्सॉन। ये जो इंट्रॉन है, दिस इज नोन एज नॉन कोडिंग पार्ट, और जो एक्सॉन है हम उसे कहते हैं कोडिंग पार्ट। इंट्रॉन दे कोड फॉर स्टॉप, दे कोड फॉर स्टार्ट द प्रोसेस, और एक्सॉन दे कोड फॉर अमाइनो एसिड एंड दे कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इंट्रॉन का पार्ट हर किसी DNA में स्पेसिफिक होता है, हर किसी इंडिविजुअल में। एक्सॉन का पार्ट होता है कॉमन टू ऑल। अब मसला ये है कि आपने ये जो बैक्टीरिया का DNA लिया है, ये वो DNA है बैक्टीरिया का जिसको आप और हम कहते हैं प्लाज्मिड्स, और ये वो प्लाज्मिड्स हैं जिसके अंदर यूँ समझ लीजिए ये प्रोकैरियोटिक DNA है। आपने इसके अंदर डाल दिया, आपने इसके अंदर ह्यूमन के पेनक्रियास की जीन डाल दी, बीटा सेल के। अब आप मुझे बताएं, ह्यूमन यूकैरियोट है, उसके अंदर इंट्रॉन भी होगा, उसके अंदर एक्सॉन भी होगा, वेयर एज बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, उसके अंदर होगा एक्सॉन ओनली। बैक्टीरिया को मालूम ही नहीं है कि ये इंट्रॉन किसको कहते हैं। तो इसके लिए आपको रिकम्बिनेंट DNA बनाने से पहले एक और टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये रहा DNA, यूकैरियोटिक DNA, और इस यूकैरियोटिक DNA के अंदर इंट्रॉन की जीन भी है, एक्सॉन की जीन भी है, ये रही। तो दिस यूकैरियोटिक DNA कंटेन इंट्रॉन एज वेल एज एक्सॉन जीन। आप इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ऐड कीजिए, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, वो एंजाइम आप टेक्निक से इंट्रॉन अलग कर लीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से पहले एक टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ। उस टेक्निक में ये है कि आप इस DNA को पहले कन्वर्ट कर लीजिए RNA, तो आपको आसानी होगी। ये रहा RNA में इंट्रॉन, ये रहा RNA में इंट्रॉन। एक काम कीजिए, इस RNA को आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जरिए इसमें इंट्रॉन अलग और एक्सॉन अलग कर लीजिए। ये रहा इंट्रॉन की जीन, ये रही इंट्रॉन की जीन, और ये कहलाती है एक्सॉन की जीन।
मीन्स इसके अंदर कोडिंग पार्ट है और इसके अंदर नॉन कोडिंग पार्ट है। फिर आप इस एक्सॉन में या ऐसा आरएनए जिसमें एक्सॉन है, आप इसके ऊपर एक्ट कीजिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम्स। आपको मालूम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम का मतलब है कि जिसमें डीएनए से आरएनए से डीएनए बनते हैं, और अब नेक्स्ट में क्या होगा, इस आरएनए से डीएनए बन जाएंगे। और इसमें ख़ास बात ये होगी कि ये वो डीएनए होंगे, दिस यूकैरियोटिक डीएनए, यू कैन से दैट कि ये ऐसे सिंथेटिक डीएनए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, एक्सॉन। और अब आप इसको बैक्टीरिया में इंसर्ट कर सकते हैं। देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम विच इज़ क्रिएटेड, क्योंकि बैक्टीरिया एक्सॉन को मानता है, जानता है, पहचानता है, उसको इंट्रॉन का पता नहीं है। और आपने ऐसा डीएनए बनाया है जिसमें आपने इंट्रॉन को डीएनए से रिमूव कर दिया है। आपके बुक में ये टॉपिक है और उसका नाम है आइसोलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन।